सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, जो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 2। जी हाँ, ऑल दो ये चैप्टर जैसे कि आपने पहली वीडियो में भी देखा था, ये 10th स्टैंडर्ड में भी सेम चैप्टर है, बट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द हायर वर्जन, और वो जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम 12th के बेसिस पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायोट-सैवरेट्स लॉ, और हम फाइंड करेंगे दैट हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन वायर, कि अगर करंट कैरिंग वायर होता है, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें उस वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और छोटा वीडियो होने वाला है, और ऐसे ही पैचेस में करके धीरे धीरे ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर कवरिंग। और इस वाले लेक्चर के बाद, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस लेक्चर, इट विल बी वेरी नेसेसरी फॉर अस टू ब्रिंग इन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो अगली वीडियो क्वेश्चंस बेस्ड आने वाली है, और इससे पहले वीडियो, अगर आपने पहले वाली वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट की नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और मैग्नेटिक इफेक्ट की वो वाली वीडियो देख कर आइए। और अगर आप पहली बार ये चैनल विजिट कर रहे हैं, सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवरेट्स लॉ। बच्चे, जो बायोट-सैवरेट लॉ होता है, इसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे शॉर्ट फॉर्म में BSL। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर BSL लिखा होगा, दैट मीन्स बायोट-सैवरेट लॉ। अब बच्चे, एक्चुअल में हुआ क्या, अर्लियर डेज में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड। उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली जब वो स्पीच दे रहे थे अपनी पोडियम पे खड़े होकर, तो उन्होंने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक छोटा सा कंपास रखा हुआ था। तो जब वायर के अंदर से करंट कैरी हो रहा था, यानी कि उस वायर के थ्रू करंट पास हो रहा था, तो उन्होंने देखा उस कंपास के अंदर जो निडल थी, दैट निडल वाज शोइंग डिफ्लेक्शन, निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब उस डिफ्लेक्शन को देखकर उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, और जब वो उस चीज के डीप में गए तो उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चे, तो चार्ज की वजह से जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट्स जो प्रोड्यूस करती हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड अलग अलग है, दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज है, वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा उस चीज के बारे में हमने आइडिया लिया था, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन जरूर होता है, और वहां से उन्होंने जब वो रिलेशन स्टैब्लिश किया, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को हमने पढ़ लिया, तो उस तरीके से आप देखिए बहुत सारी अप्लायंसेस, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हुआ और आपका जनरेटर हुआ, तो ये जनरेटर हुआ या बड़े बड़े टर्बाइंस जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम फार्म्स में और अपनी फैक्ट्रीज में जो जनरेटर यूज करते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की वजह से हम बहुत सारी अप्लायंसेस और बहुत सारे हमने प्रोग्राम सेट किए हैं। वो चीजें हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवरेट लॉ। तो बायोट-सैवरेट लॉ में क्या किया गया, बायोट-सैवरेट लॉ एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक रिलेशन स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और वो जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था बायोट-सैवरेट, तो उन्होंने ये लॉ दिया था, इसलिए उनके नाम पर नाम पड़ा बायोट-सैवरेट्स लॉ। एक्चुअल में अगर ऐसा पाया गया, और रिसर्च जब हुई, स्टडी जब हुई, तो ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर कोई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, और उस करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होता है। और अगर उस वायर से कुछ दूर अगर मान लीजिए किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला जाए कि व्हाट शैल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम दैट वायर, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक वायर से किसी r डिस्टेंस पर, देखिए दिस डिस्टेंस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मान लीजिए हमने एक वायर से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट लिया, पॉइंट P,
और हमसे ये बोला गया कि आपको इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए करंट, जो वायर के अंदर जो करंट था, दैट करंट विच वाज फ्लोइंग थ्रू द वायर वाज आई करंट था। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर अ शॉर्ट सेगमेंट। हमने एक छोटा सा सेगमेंट इस वायर का कंसीडर किया जिसकी लेंथ थी एल, और इस सेगमेंट को हमने नाम दे दिया डी एल। दिस इज सेगमेंट, ओके, और यू कैन से द करंट एलिमेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। तो इस डीएल यानी कि इस छोटे से वायर की वजह से, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से अगर हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था तो क्या पाया गया, हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट वायर। दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट वायर, and then that magnetic field B that is also proportional to length of current element, यानी कि करंट एलिमेंट, यानी कि जितना छोटा सेक्शन या फिर ये मान लीजिए कि जितना बड़ा सेक्शन हम वायर का लेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स dB was directly proportional to dl. Also it is found that the magnetic field at point P was also inversely proportional to square of distance from that current element and the point P. The distance between point P and the current element is r, so the magnetic field is inversely proportional to square of the distance between that point and current element. And also if the angle, this angle, okay, अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट P से वायर पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उस परपेंडिकुलर और वो जो आपका ये जो वेक्टर था आर वेक्टर, यानी कि आपका पोजीशन वेक्टर, आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है जो करंट एलिमेंट और आपके पॉइंट को ज्वाइन करता है, उन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल था थीटा। सो द मैग्नेटिक फील्ड वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इतनी सारी चीजें होने के बाद जब हमने इन सारी चीजों को असेंबल किया तो हमारे पास कुछ ऐसा बना, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta by r square. So magnetic field was coming out to be proportional as IDL sin theta by r square. ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल्स टू साइन में बदला जा सकता है, बट फॉर दैट वी हैव टू पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो दिस कांस्टेंट वाज म्यू नॉट बाय 4i। जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया, जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को हटाया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा एंड दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट and that will be dB is equal to mu naught upon 4 pi, that is a constant, into IDL sin theta by r square. Okay, and this formula is also called as scalar form of Biot-Savart law. This formula is also called as scalar form, यानी कि ये Biot-Savart law का स्केलर फॉर्म है। अब इसमें बात कर लेते हैं डिफरेंट चीजें क्या क्या शो करती हैं। दिस DL इज शोइंग लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, यानी कि जितना सेगमेंट, जितना बड़ा सेक्शन हम वायर का लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास करंट एलिमेंट की लेंथ होगी। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, DL is also a vector and the direction of DL vector is same as current. Okay, so the current element, ये जो current element था इसके अंदर current flow कर रहा था upward direction में, so this is the direction of DL vector. Okay, so direction of DL vector is same as current, and then R is the distance between current element and point of observation. And what is the point of observation here? Here point of observation is this point P. So the R is the distance between current element and point of observation. And then theta is angle between DL vector and R vector. Okay, जो theta जो है, this theta is an angle between DL vector and R vector. Okay, so this angle was not theta. Theta is this one angle. This angle is theta. So this is your position vector, that means R vector. Okay, DL से P point की तरफ, this is your R vector, and in upward direction is your DL vector. So this angle between DL vector and R vector is your angle theta. So this angle is theta. Okay, चलिए, angle between DL vector and R vector. Now mu naught, this constant, this mu naught,
This mu naught is magnetic permeability of free space. This mu naught is called as magnetic permeability of free space. And mu naught has the value, mu naught, देखिए जब अब म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू देखा गया, म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू था 10 to the power 7. सो म्यू नोट बाय 4 पाई, इफ म्यू नोट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the power -7, so what will be the mu naught? Mu naught will be 4 pi into 10 to the power -7, and the unit is Newton per ampere square और टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अच्छा, ये वाली यूनिट आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी व्हेन वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, चलिए. Now this R vector. R vector is a position vector of point with respect to current element and its direction from element to point. देखिए R vector की डायरेक्शन क्या थी? From element, this is the current elements to position or point of observation you can say. Okay, so and its direction is from element to point, not from point to element. देखिए पॉइंट से एलिमेंट की तरफ ये डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R vector. Now there is a one more term called as mu R or the relative permeability. देखिए अगर इस करंट कैरिंग वायर और इस पॉइंट के बीच में खाली स्पेस है, there is space. देखिए खाली स्पेस है, सिर्फ एयर प्रेजेंट है, और यू कैन से द इफ ए ओनली स्पेस, ओके, स्पेस प्रेजेंट है यानी कि वैक्यूम प्रेजेंट है, देन वी विल यूज म्यू नॉट. इफ देयर इज सम एनी अदर स्पेस, कोई और मीडिया है, मान लीजिए कोई ऑयल का मीडियम है या फिर किसी और चीज का मीडियम है, देन वी विल यूज द relative permeability. And what is relative permeability? Relative permeability is relative magnetic permeability is magnetic permeability of the medium, यानी कि इन पॉइंट और इस वायर के बीच में जो मीडियम होगा, magnetic permeability of the medium divided by magnetic permeability of free space, यानी कि mu by mu naught, and that will be your relative magnetic permeability. Now the next very important thing is this magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. MF stands here for magnetic field. So magnetic field is a vector quantity. देखिए vector quantity कौन सी quantity होती है? The physical quantities which are having magnitude as well as direction, they are called as vector quantity. जैसे कि force. देखिए हम कभी भी force लगाते हैं, मान लीजिए कोई गेट, कोई डोर है जो हमें ओपन करना है, तो उस डोर के ऊपर लिखा होता है कि either we have to push or either we have to pull, यानी कि पुल करना है या पुश करना है. That means we have to specify or we have to be very much specific with the direction of that force. That means force is also a vector quantity. हमें magnitude के साथ साथ direction भी पता होनी चाहिए. Similarly, magnetic field is also a vector quantity. That means magnetic field has both magnitude as well as direction. Unit of magnetic field is Tesla. This Tesla is the SI unit of magnetic field, or Weber per meter square. So this is also the SI unit, Weber per meter square. This is also the SI unit for magnetic field. And magnetic field has one more unit that is called as Gauss. This is the CGS unit. And definitely we have relation between Tesla and Gauss. 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. Okay, so 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. This is the relation between SI unit and CGS unit. Okay, चलिए next topic पे चलते हैं. So as we have discussed that this Biot-Savart law is a vector form. As we have discussed, the magnetic field is a vector quantity. इसका मतलब magnetic field में मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी. सो मैग्नीट्यूड यानी कि हमने स्केलर फॉर्म लास्ट पेज पे पढ़ा है. व्हाट वाज द स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर. सो दिस वाज द मैग्नीट्यूड. इफ आई मल्टीप्लाई दिस मैग्नीट्यूड बाय यूनिट वेक्टर मींस the direction. Okay, if I am multiplying it by direction, that is no magnitude, this is the direction. Okay, so it will become a vector quantity. That means it is having both magnitude term and a direction term. So this is a vector. So vector has magnitude as well as direction. So this this magnetic field will become your vector quantity. Now we can write it as mu naught upon 4 pi. If I multiply by r and divide it by r, देखिए कुछ होने जाने वाला नहीं है क्योंकि मैंने r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो now here this dl is also a vector quantity, r is also a vector quantity. So what we can write as, आपने जब ने वेक्टर में पढ़ा होगा that a vector cross b vector, एक a vector cross b vector is ab sin theta.
ए बी साइन थीटा, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा फ्रॉम वेक्टर. सो इफ इट इज डीएल आर साइन थीटा, इफ इट इज डीएल आर साइन थीटा, then dl r sin theta can be represented as dl vector cross r vector. Similar to this expression, we can write dl r sin theta as dl vector cross r vector. So the magnetic field can be deduced as mu naught by 4 pi into I dl cross r divided by r cube, or we can also write it as that if this vector, the vector has this r vector, can be represented as magnitude into its direction. Okay, and this r vector, if I'll replace this r vector as r by r magnitude into its direction, it is divided by r cube. So we can say one r will be cutted down and we will be left with r square. So it will become r cap by r square. Similarly, here we have written that magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi is into I dl cross r cap. That means only magnitude, sorry, only direction. Magnitude is like cancelled by the r cube, one r in the denominator. So it will we will be left with only r square. ठीक है, तो यहाँ से r क्यूब में से एक r कहाँ गया? वो जब हमने इस r वेक्टर को ओपन किया, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन, तो इसके मैग्नीट्यूड से r क्यूब में से एक r कट गया. वी आर लेफ्ट विद r स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So both these two expressions are very important and they can be asked directly that which of the following options are correct. Okay, चलिए. Now अगर हमें पूछा जाए कि उस वायर पे, देखिए ये कुछ एक वायर था अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. इस वायर में करंट वाज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. देयर वाज अ पॉइंट P और उस पॉइंट P पर हमसे डायरेक्शन पूछी गई. ठीक है, अगर हमें पता करना है कि डायरेक्शन कैसे होगे. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड पाम रूल. देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट राइट हैंड थंब रूल, दिस इज राइट हैंड पाम रूल. कैसे? द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई राइट हैंड, माई थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिंगर टुवर्ड्स दैट पॉइंट means my fingers towards that point, and perpendicular to palm will be magnetic field. That means perpendicular to palm के perpendicular will be magnetic field. So अगर this is our wire और अगर मैं अपना right hand ऐसे रखूं, that this is upward, this is the direction of current and my fingers are pointing towards point P. Point P right side में है, so I am keeping my right hand in this direction. So my palm, perpendicular to my palm will be magnetic field. So magnetic field will be inside this plane, यानी कि inside this page. ठीक है, चलिए मैंने कैसे रखा? मैंने ऐसे रखा. This is my right hand, this is my thumb, and these are my fingers pointing towards this point P. So perpendicular. Okay, so this is my back side. So my palm is facing the paper. So magnetic field will be inside. Magnetic field will be inside the plane. So this will be the thumb. Thumb represent the direction of current and fingers towards point of observation. Okay, so the palm represents the direction of your magnetic field lines on that point. So we have to use right hand palm rule. I hope that you have understood it. Okay, chaliye next topic. Now we have to read the application of Biot-Savart law. Biot-Savart law की application, और उसमें the first application we have to study is magnetic field due to finite length wire. Magnetic field due to finite length wire, यानी कि अगर हमारे पास किसी एक finite length कुछ भी हो सकती है, तो मान लीजिए हमारे पास एक L लेंथ का एक वायर है. वी आर हैविंग अ वायर ऑफ लेंथ L और उससे किसी डिस्टेंस D पर, ओके, दिस D इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D है और किसी पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, देखिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स. यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, उन स्टेप्स को फॉलो करके वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. उन स्टेप्स को फॉलो करके वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बाय फॉलोइंग दो स्टेप्स वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. और देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे?
this is magnetic field as point P, that is equal to mu naught I by 4 pi d, mu naught I upon 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2. ओके, इस रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले आप स्टेप देखें कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करते हैं, कैसे हमें ये डिड्यूस करना एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द वायर. इस पॉइंट P से जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. सो दिस इज द परपेंडिकुलर. This is the shortest path between wire and point D, wire and point. Okay, so this D, distance D, this is the shortest, you can say the shortest distance between point P and wire. Okay, then step second is join the end points and find theta 1 and theta 2. join the end points. ठीक है, ये वायर का एक एंड पॉइंट है, उससे पॉइंट P को ज्वाइन किया, ये वायर का सेकंड एंड पॉइंट. ओके, सो दिस इज end point, okay, and this is second end point. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट. फर्स्ट एंड पॉइंट से ये एंगल कितना बनाया, थीटा 1, और सेकंड एंड पॉइंट से कितना एंगल बनाया, थीटा 2. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड एज BP is equal to mu naught I by 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, angles from point of observation, these are the angles from point of observation. And now again, if we have to find out the direction, similarly we will put thumb in the direction of current. If the wire is having current in this direction, we will put our thumb like this and my palm represents the direction. So again this point P is having magnetic field inwards. Okay, and inwards is represented by cross and outward is represented by dot. So we can write it as cross. So the magnetic field at this point P due to this finite length of wire will be mu naught I by 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, चलिए अब बच्चे ये जो एंगल था हमेशा याद रखना, this was the angle between, this theta was the angle between perpendicular distance and the position vector that is drawn between endpoints and the point of observation. This angle, okay, this angle was theta. लेकिन अगर ये थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल होगा विद वायर, ओके, अगर ये एंगल जो है वो वायर के साथ होगा, मान लीजिए अल्फा 1 और इधर वाले एंड पॉइंट के साथ था अल्फा 2. ओके, सो थीटा वाज हियर, ध्यान रखना ये था थीटा 1 और ये था थीटा 2. बट नाउ वी आर टेकिंग एंगल विद द वायर. अगर हम एंगल लेंगे वायर के साथ और एंगल है अल्फा 1 अल्फा 2, देन आवर फॉर्मूला विल बी चेंज टू BP, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 pi d into cos alpha 1 plus cos alpha 2, and again there will be no effect on your direction will be inwards, डायरेक्शन अंदर ही होने वाली है. ठीक है, चलिए, सो ये था एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर. फाइनाइट लेंथ की वजह से, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आपको ये दो स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द वायर. दिस इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन वायर एंड पॉइंट. एंड सेकेंड स्टेप इज जॉइन द एंड पॉइंट्स एंड फाइंड थीटा 1 एंड थीटा 2, दैट इज एंगल्स फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. चलिए अब देखिए बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना. इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर अब हम आगे आने वाले सारे वायर्स के जितने भी केसेस होंगे, इन्हीं के बेसिस पर हम स्पेशल केसेस बनाने वाले हैं. बहुत ज्यादा आसान होने वाला है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आराम से, जो चीज समझ नहीं आए प्लीज आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को रिवाइंड करके देखना. ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच यू ऑल. चलिए, नाउ the second point is magnetic field due to finite length wire, infinite length wire. okay, so infinite length, अगर बच्चे इनफाइनाइट लेंथ हो गया, हमने फाइनाइट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था. अगर इनफाइनाइट लेंथ हो गया दैट मीन्स अगर हम पॉइंट P से एंड को मिलाएंगे, तो अगर ये फाइनाइट वायर होता तो एंड यहां पे मिला देते. अगर वायर की लेंथ यहां तक होती तो हम पॉइंट को यहां से ले जाकर यहां पे मिला देते. लेकिन वायर इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक, तो हमें इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा और ऐसा लगेगा दैट वी आर मूविंग पैरेलल टू द वायर. सो दीज एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स,
थीटा 1 एंड थीटा 2 दे विल बिकम 90 डिग्री इन केस ऑफ इनफाइनाइट वायर। अगर वायर इनफाइनाइट हो गया, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, एंड कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसके साथ पैरेलल 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 चलना शुरू कर देंगे, जैसे रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, आपको क्या पता कि रेलवे ट्रैक्स आगे जाके मिल जाए, कभी क्या पता मिल सकते हो, दिखने में तो पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद हो सकता है वो मिल जाए, है ना। तो सिमिलरली वी हैव टू अज्यूम द सिमिलर सिचुएशन हेयर, दैट कि अगर हमें देखो पहला स्टेप क्या था, परपेंडिकुलर डाल दो, तो हमने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डाल दिया, सो दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ पॉइंट पी से हमें दोनों साइड्स एंड को मीट करना था, लेकिन इसके एंड्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी कि बहुत दूर तक है, अनंत काल तक, यानी कि अनंत पर है इसके दोनों सिरे। तो क्या करेंगे, हमें अनंत तक जाना पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव टू वॉक पैरेलली एंड इट विल अपीयर एज दैट वी आर वॉकिंग पैरेलल विद द वायर एंड दिस एंगल, सो दे विल बिकम 90 degree. So theta 1 and theta 2 will be 90 degree. Angle theta 1 will also be 90 degree and theta 2 will also be 90 degree. And you all know that sin 90 is 1. So in both the cases sin 90 will become 1. So we can write it as sin theta यानी कि sin 90 that will 1, and again sin theta 2 that means sin 90 that will again will be 1. So magnetic field will be 2 into mu naught I by 4 pi t 4 pi d. So 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, so the magnetic field will become mu naught I by 2 pi d, and again the direction will be same inwards. Okay, so the direction is inwards. चलिए, so this is the magnetic field due to infinite length wire. देखिए अभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, you have to just keep this one in your mind. Okay, just keep this one in your mind and you can vary this formula according to these angles. ओके चलिए, नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी कि एक साइड फाइनाइट, देखिए चलो देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें फाइंड करना है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट, यानी कि एक एंड हमें नोन है और दूसरा एंड अननोन है, एक एंड नोन है, दूसरा एंड जो है वो अननोन है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पी पर फाइंड करना है। स्टेप वन वॉज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द पॉइंट पी। ओके, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमें क्या करना था, सेकंड स्टेप, कि हमें एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, पॉइंट पी से एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सो इधर इट वाज फाइनाइट, सो हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एंड लेट इट बी एंगल थीटा। लेकिन जो सेकंड एंड था, सेकंड एंड वाज इनफाइनाइट और हमें उसके साथ पैरेलल पैरेलल जाना पड़ेगा, सिमिलर टू द अपर केस, यानी कि एक एंगल थीटा रहेगा एंड दूसरा एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स लेट इट बी दैट थीटा 1 इज 90 डिग्री, दिस वाज थीटा 1 एंड थीटा 1 इज 90 डिग्री and theta 2 is angle theta, so sin 90 will be sin 90 will be 1, so the formula will be b is equal to mu naught I by 4 pi d into 1 plus sin theta. So this is the case where the wire is semi infinite. Again you don't have to memorize and again the direction will be inwards. देखिए आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला रिलेशन माइंड में रखना है, उसके बाद ये तो अपने आप खुद से ड्राइव कर सकते हो यार, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ थीटा देखना है कि कोई कितने डिग्री का एंगल वो बना रहा है विद द एंड्स। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हियर इफ वी हैव द फिक्स्ड फाइनाइट वायर, अगर फिक्स्ड फाइनाइट वायर मतलब हमारे पास फिक्स्ड फाइनाइट वायर है, फिक्स्ड फाइनाइट वायर का मतलब कि एक पॉइंट जो है वो फिक्स है, ओके, और हम इसके बिल्कुल एक पॉइंट के परपेंडिकुलर है यहां पर, ठीक है। सो अगर हम उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ वो वायर के एक एंड पर आकर गिरता है, यानी कि वायर के इस तरफ कोई वायर है ही नहीं, ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इस तरफ कोई वायर है ही नहीं, तो इधर तो किस एंड पर लेकर जाएंगे हम। सो दिस थीटा टू विल बी 0 डिग्री, इधर तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, ठीक है, सिर्फ एक साइड बचा वो, सो द थीटा 1 विल बी थीटा, सो लेट इट बी दिस एंगल इज थीटा 1, ठीक है। सो अगेन अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 दिस साइन थीटा 1 इज थीटा एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री, क्योंकि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इस साइड दूसरा एंड तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही एंड हमें मिला हुआ इस वायर का इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से। सो thus it will be 0 degree and sin 0 is 0, so what you will write, b is equal to mu naught I upon 4 pi d into sin theta, because this sin theta will be
sine 0 degree and sine 0 is 0. So this term will become 0 and we will be left with only sine theta 1 and the theta 1 is angle theta. चलिए, and again the direction will be inwards. Again the direction will be inwards. Now, अब मान लीजिए ऐसा केस आता है, दिस इज अ वेरी 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 स्पेशल केस और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कोई कंसेप्ट बताते नहीं है, ना स्कूल में बताते हैं ना कोचिंग में बताते हैं, बहुत रेयर केसेस में जाके बताते हैं. ठीक है, चलिए देखिए क्या केस है. मान लीजिए हमारे पास एक फाइनाइट वायर लेंथ है और हमें पॉइंट पी ऐसा दिया हुआ है कि अगर हम पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो वायर के बाहर आता है, वायर पर नहीं आता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं, वी हैव टू इमेजिन दैट दिस वायर इज स्टिल हियर. वायर यहां तक है. ठीक है, वायर यहां तक है. ओके, हम वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. तो एक्चुअल में अगर हम इस थीटा एंगल को ढक दें, यानी कि ये पूरा एंगल दिस इज थीटा 2, और अगर हम इमेजिन करे हुए वायर को इसके साथ पूरा कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये वाला केस बन गया μ0I/4πd इंटू साइन थीटा. लेकिन एक्चुअल में ये इतना वायर तो इमेजिनरी है, ये वाली वायर की लेंथ तो इमेजिनरी है, यानी कि हमें जो ऐसा वाला टोटल एक्सप्रेशन बना था उसमें से इतना वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी μ0I/4πd इंटू साइन थीटा 2. हमने इतना सारा कंसिडर कर लिया, लेकिन उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा. हमने पूरा कंसिडर कर लिया थीटा 2 में, लेकिन हमें ये वाला सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. तो इस पूरे में से अगर ये थोड़ा सा माइनस करेंगे, अगर इस पूरे में से ये थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसका रिजल्टेंट आ जाएगा. एंड लेट इट बी दैट दिस एलिमेंट, इसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल था दैट वाज थीटा 1, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस थीटा 1 फ्रॉम दिस थीटा 2. सो आवर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला विल बी B इज इक्वल टू μ0I/4πd इंटू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1. सो दिस केस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो हियर वी आर कंक्लूडिंग आर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो. हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.